नमस्कार। आज का ये वीडियो बीजेपी नेताओं के बड़बोलेपन की कहानी नहीं, बल्कि समाज को बांटने की साजिश की है, जो 2014 से शुरू हुई और आज कैंसर की तरफ फैल रही है। मेरी ये गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखें। जो सवाल मैं उठा रहा हूं उसे बहुत कम यूट्यूबर छू पाते हैं। कुछ बड़े यूट्यूबर तो सरकार और व्यूअर्स के डर से अपने ट्वीट तक डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता के सामने पूंछ हिलानी है, हमें नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वो नरेंद्र मोदी की पूरे भाव से वंदना करते दिखे, लेकिन तारीफ के बीच उन्होंने धर्म के आधार पर ऐसी घिनौनी बात कही जो किसी को भी शर्मसार कर देगा, सिर्फ उन्हें छोड़कर। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। उनका शब्द हमारे भाइयों को, उनकी बहन को न सिर्फ घटिया था, बल्कि समाज को बांटने की गंदी सोच को उजागर करने वाला था। क्या ये कोई जुबान का फिसलना था? बिल्कुल नहीं। ये समाज में कैंसर की तरफ फैल रहे नफरत की मानसिकता का एक नमूना यानी सैंपल था। जिस भाषा का इस्तेमाल विजय शाह ने अपने भाषण में किया है, ये उस राजनीति की भाषा थी जो 2014 के बाद के बीजेपी के नए भारत में हर दिन बोली जा रही है और सुना जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि विजय शाह कौन है। विजय शाह मध्य प्रदेश के हरसूद से 8 बार के एमएलए हैं। बहुत बड़ी बात है। हालांकि जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बार एमएलए बन गया हो तो बहुत अच्छा ही काम करता होगा। हमारे देश में बाहुबली के एमएलए बनने की कहानी कोई नई बात नहीं है। विजय शाह ने इतिहास से एमए किया हुआ है। मेरे पुराने वीडियो को जाकर देखिए। मैंने बहुत बार बोला है कि पढ़ाई से आपकी समझ विकसित हो जाएगी या ज्ञान आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान पढ़ाई का मोहताज नहीं होता है, और यही बात विजय शाह के भाषण से भी साबित होता है। भारत में नेता अक्सर अपने क्षेत्र में कुछ भी अनाप शनाप भाषण देते हैं, मगर विजय शाह का भाषण भांजने वाला या बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला नहीं था। उनके भाषण में बहुत घटिया शब्दों को बोला गया है, और उनका ये भाषण उनकी सड़ी गली और बांटने वाली सोच को दिखाता है। मैं वीडियो में आगे रीजनिंग के साथ बताऊंगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। 2013 में इन्होंने झाबुआ में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की थी। नतीजा, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन भारतीय राजनीति का नियम है, कुछ दिन बाद वो वापस मंत्रिमंडल में आ गए, और ये सभी पार्टियों में होता है। यहाँ कुछ बात समझना जरूरी है। 2013 में इस्तीफा इसलिए लिया गया क्योंकि टिप्पणी एक बड़े बीजेपी नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी पर थी, न कि किसी महिला के सम्मान की रक्षा के लिए। अब विजय शाह को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चलते हैं। विजय शाह के भाषण पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई 2025 को स्वतः संज्ञान यानी खुद से ही मामले को देखा और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। उसी रात 11 बजे इंदौर के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जब जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा मलिक ने एफआईआर को पढ़ा तो एडवोकेट जनरल के माध्यम से पुलिस की क्लास लगा दी, क्योंकि एफआईआर इतनी कमजोर थी कि कोर्ट ने कहा यह रद्द हो सकती है, क्योंकि इसमें भाषण का कोई भी हिस्सा नहीं लिखा गया था। सोचिए, जब हाई कोर्ट के सीधे आदेश पर पुलिस इतनी कमजोर एफआईआर लिखती है तो एक आम आदमी का क्या हाल होता होगा। अब एक सवाल कोर्ट से, क्या कोर्ट इस मामले में इसलिए सक्रिय है क्योंकि यह मामला आर्मी ऑफिसर से जुड़ा हुआ है जिसका चेहरा युद्ध की स्थिति के कारण देश के सामने था? कोर्ट को समझना होगा कि यह सिर्फ एक मामले की बात नहीं है। आज जो माहौल है उसमें कुछ लोग, कुछ नेता समाज में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, पूरे समाज में जहर घोल रहे हैं। कोर्ट को सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के सभी मामलों में वो कड़ी कार्रवाई करे। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो विजय शाह माफी मांगते दिखे। माफी में कुर्सी बचाने की जिद ज्यादा दिखी, पछतावे का भाव कम। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी
राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शाह को बचाने में ताकत से जुटे हुए दिखे, क्योंकि बीजेपी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को भुनाने का समय है और ऐसे में वो विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहते जिससे कि कामयाबी के ऊपर धब्बा दिखाई दे। और विजय शाह जैसे आदिवासी नेता बीजेपी के लिए जरूरी हैं, चाहे उनकी सोच कितनी भी गंदी क्यों ना हो। इसी नफरती सोच की दूसरी कड़ी में बात करते हैं हिमांशी नरवाल की, शहीद नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी, जिन्होंने अपने पति को उसी पहलगाम में खोया जिसके नाम पर आज ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में पहले से चल रहे मुस्लिम विरोधी लहर में खतरनाक उछाल देखा गया। मुसलमानों, खास करके कश्मीरी मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाने लगा। कोई उन्हें आतंकी बुलाने लगा, कोई आतंक का हिमायती। और इस धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे जहर के खिलाफ हिमांशी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने नफरत के बजाय शांति की अपील की। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहिए। Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. So you are going to donate your blood today? Yes. All are. आप भी All blood of us are family members blood are donated. लेकिन उनकी इस असाधारण हिम्मत की तारीफ होने की जगह क्या हुआ? ट्रोल आर्मी ने उन्हें निशाना बनाया। जिस महिला ने कुछ दिन पहले अपना पति खो दिया है, उसे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ से लेकर चरित्रहीन तक कह डाला गया। मगर क्यों? क्योंकि ट्रोल करने वाले लोग हिमांशी से मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान की उम्मीद कर रहे थे। वो चाहते थे कि हिमांशी की भावनाओं की आड़ में नफरत की आग भड़काई जा सके, मगर हिमांशी ने ऐसा नहीं किया। अब कुछ सवाल है। पंजाब ने सालों तक आतंकवाद झेला है। क्या हम पंजाबियों को आतंकी कहते हैं? जवाब है नहीं। क्या हम कश्मीरी पंडितों को आतंक से जोड़ते हैं? जवाब है नहीं। तो फिर कश्मीरी मुसलमान को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? इसका जवाब छुपा है आरएसएस के जहरीले सोच में, जिसमें वो हिंदू धर्म को दूसरे धर्मों से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ठीक वैसा ही जैसा हिटलर समझता था। हम कश्मीर को अपना कहते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर नफरत की नज़र से देखते हैं। और ये नफरत का खेल कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो आरएसएस और बीजेपी समाज में बहुत ही चतुराई से जहर की तरह घोल रही है। और इसी जहर की राजनीति को समझने के लिए अब चलते हैं उत्तराखंड के नैनीताल। 12 अप्रैल 2025 को 7वीं क्लास की एक बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप एक मुस्लिम बुजुर्ग पर लगा। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने नैनीताल पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इसके बाद इन संगठनों ने नैनीताल के बड़ा बाजार में जाकर इस घटना को प्रदर्शन की आड़ में धार्मिक रंग दे दिया। मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों में तोड़फोड़ से लेकर मारपीट तक की गई। और जब इस गुंडाई का विरोध स्थानीय दुकानदार शैला नेगी और उनके पिता ने करने की कोशिश की, तो शैला नेगी को ही बलात्कार करने की धमकी दे दी गई। ध्यान दीजिए, एक बच्ची के बलात्कार के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन में महिला को बलात्कार करने की धमकी मिल जाती है। वो एक मॉब था जो लोगों को डरा रहा था। कोई किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। वो बच्ची के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। तो हमें शॉप्स किसके लिए बंद करनी थी? आप ये बताइए, प्रोटेस्ट क्या चल रहा था? आप क्या गालियां देते हुए यहाँ से मॉब्स जा रहे थे? सबने सुनी है वो गालियां। लेडीज के लिए गालियां यूज हो रही थी। तो आप जब लड़की के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो और लड़कियों औरतों को गाली दे रहे हो, तो हम कहाँ सेफ हैं? प्रदर्शन शुरू हुआ था एक बच्ची से दुष्कर्म के खिलाफ आवाज उठाने से और बदल गया हिंदू मुस्लिम में। यह दिखाता है कि दरअसल ये सब कुछ एक प्लान तरीके से किया जाता है, जिससे आम जनता के मुद्दे को सामने रख के हिंदू मुसलमान का गेम खेला जा सके। फर्स्ट पोस्ट के 2024 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर 16 मिनट में एक बलात्कार की घटना दर्ज होती है और इनमें धर्म का कोई जिक्र नहीं है। फिर धर्म का कनेक्शन कहां से आया? यह जानबूझकर बनाया गया है ताकि नफरत को हवा मिले। क्या ये सारी घटनाओं में हिंदू मुस्लिम सिर्फ इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं, ये बीजेपी की रणनीति है। कुछ और उदाहरण देता हूं जिससे ये साफ हो जाएगा कि कैसे एक खास धर्म को बीजेपी ने निशाना बनाया है। 21 सितंबर 2023 बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में मुस्लिम सांसद दानिश अली को आतंकवादी
दलाल और अपमानजनक गालियां दी। अगर ये बयान विपक्षी नेता का होता तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शायद उसी दिन सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन बीजेपी ने विधुड़ी को सम्मान के साथ राजस्थान के टोंक जिले का चुनाव प्रमुख बना दिया। मतलब जितना गटर वाली भाषा बोलोगे उतना आगे जाओगे। 2020 में अनुराग ठाकुर ने CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान एक खास धर्म को निशाना बनाते हुए कुछ गंदे नारे लगवाए जो मुस्लिम प्रदर्शनकारियों की तरफ इशारा करते थे। फरवरी 2020 कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस के DCP वेद प्रकाश सूर्या के बगल में खड़े होकर CAA विरोधियों को धमकाया था। इसके कुछ घंटों बाद ही दिल्ली में दंगा भड़क गया था। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। अगर कोई आम आदमी या विपक्षी नेता ऐसा करता तो अब तक वो जेल में सड़ रहा होता, लेकिन मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में बचाने की पूरी कोशिश की। मई 2022 बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। बीजेपी ने इसे फ्रिंज तत्व द्वारा दिया गया बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया, मगर खाड़ी देशों ने गहरी आपत्ति जताई, तब जाके नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड किया गया। और ये सिर्फ कुछ नाम हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, परवेश वर्मा, हिमंता विश्व शर्मा, T राजा सिंह, सभी ने मुसलमानों को बार बार निशाना बनाया है। इंडिया हेट लैब के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1165 भड़काऊ भाषण हुए, जिनमें 1050 सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ था, 97 क्रिश्चियंस और मुस्लिम दोनों के खिलाफ और 18 सिर्फ क्रिश्चियंस के खिलाफ। इन सभी घटनाओं से एक पैटर्न का पता लगता है, और वो है कि हर हाल में एक खास धर्म के बारे में घटिया बातें करना। आखिर ये सोच आ कहां से रही है और इसके पीछे है कौन? RSS। अगर आपका पड़ोसी मुस्लिम है और आप बिना दिक्कत के उसके साथ रहते हैं तो इसलिए क्योंकि आप RSS की शाखा से नहीं जुड़े हुए हैं। जिस दिन आप जुड़ेंगे वो पड़ोसी आपको दुश्मन लगने लगेगा, क्योंकि RSS का इतिहास, रिसर्च, पढ़ाने वाला और सुनने वाला सब RSS ही है। इसे कहते हैं ब्रेन वॉश। पर जहां पे राष्ट्र की बात आने लग गई, राष्ट्र सेवा है, सेवा सही था, राष्ट्र के पार्ट में एक्सक्लूजन आने लग गया। राष्ट्र की डेफिनेशन से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं जहां से आता हूं इस तरफ एक मुस्लिम टीचर के फैमिली थे, इस तरफ कोई क्रिश्चियन फैमिली थे, वो हम रहते ऐसे थे। अगर मेरा उस महीने का स्कूल में फीस नहीं भरना था तो इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर माई मदर टू जस्ट गो टू दिस हाउस एंड आस्क, अरे 10 दिन में वापस देता हूँ करके। इट वॉज जस्ट दैट नेचुरल। अब सडनली यू आर सेइंग आवर नेशन इज नॉट सपोज टू बी लाइक दिस, कि हमारा राष्ट्र ऐसे होना ही नहीं चाहिए। ये तो छोड़ो कि मतलब ये है, वो तो रिपेंट कर रहा है इस बात को। अंशु नाम है मेरा, भाई का नाम सोहेब है मेरे भाई का। हम दोनों साथ ही रहते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है हम दोनों एक दूसरे की हेल्प में रहते हैं। लेकिन आज पता नहीं है कैसा कर रखा RSS वालों ने, हमारा सब पूरा बर्बाद ही करके रख दिया हमें तो। RSS और बीजेपी मिलकर समाज को बांट रही है। 2014 के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 153A यानी धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने के मामले में 500% तक वृद्धि देखी गई है। यह संयोग नहीं है, बल्कि बहुत ही प्लान्ड है। युद्ध की स्थिति खत्म हो गई है, पूरा देश एक साथ था। उम्मीद लगाता हूं कि बीजेपी अब मुसलमानों पर देशद्रोह का आरोप नहीं लगाएगी। मेरी एक बात दीवार पर लिखकर टांग लीजिए, आने वाले समय में ये नफरत सिर्फ धर्म तक नहीं बल्कि जाति के आधार पर भी फैलाई जाएगी। आखिर RSS जो है। वीडियो को आप तक पहुंचाने में साथ दिया है हितेश सिंह, राहुल सेठी और गुरिंदर ने। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।